हेलो फ्रेंड्स, मैं शेखर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी हब पे। आई होप आप लोगों ने आज का दिन एंजॉय किया होगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जैसा कि सुंग काल के बारे में पढ़ा था और आंध्र साहत वंश के बारे में, तो हम लोग जो है मौर्योत्तर काल के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसी के आगे से हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो पहले तो देख लीजिए, आप लोग के आइकन आ रहा है सब्सक्राइब का। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और उसके आगे हम लोग अब बढ़ते हैं आज की क्लास पे। तो आज की क्लास पे जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं लास्ट क्लास के बारे में। तो लास्ट क्लास के बारे में डिस्कस करने के लिए देखते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था। बात करते हैं अशोक के टाइम की, ठीक है। अशोक तक क्या है, भारत एक मजबूत राज्य रहा, मतलब प्रदेश रहा या देश रहा, ठीक है, जो कि अखंड भारत जिसे कहते हैं। उसके बाद क्या है, चूंकि अयोग्य शासक बैठे हैं शासन करने के लिए मगध की गद्दी पर, तो उस वजह से जो वो प्रांतों में बटा था, उन प्रांतों की अपनी स्वायत्ता बढ़ गई थी, जिससे अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग क्या है भारत में उदय होने लगे। तो अगर हम भारत का नक्शा जैसे देखते हैं, ठीक है, उतना बढ़िया नक्शा ये नहीं बन रहा होगा, ऐसे मान लीजिए लगभग। तो ये जैसे अगर आप एरिया देखते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, और इधर ये दक्षिण भारत है। आप लोग ये चीज़ ना दिख रही हो तो अभी आपको इस मैप पे समझा देते हैं। तो जैसे ये भारत है, ठीक है, ये पूरा भारत है, ये चीज़। तो जब यहाँ पे मगध वंश कमज़ोर पड़ा, तो इससे संबंधित जैसे ये सातवाहन वंश है, यानी ये आंध्र प्रदेश का इलाका, ठीक। स्टार्टिंग इसकी कहाँ पे हुई थी, जो ये महाराष्ट्र का एरिया है वहाँ पे, पर बाद में जो है इन्होंने कौन सा प्रदेश जीता, आंध्र प्रदेश, इसलिए इसका नाम आंध्र सातवाहन वंश भी पड़ा। और हम लोग इसके बात करते हैं नीचे दक्षिण भारत की। तो यहाँ पे चोल वंश है, चोल वंश का यहाँ पर उदय होता है। और बात करते हैं मगध में सुंग वंश आ जाता है। इधर भी क्या है, यवन का आक्रमण हो रहा था। यवन कौन है, इंडो ग्रीक यानी यूनानी लोग, जो कि यहाँ पर भारत पर निरंतर आक्रमण कर रहे थे। तो उनका धीरे धीरे क्या है आधिपत्य बढ़ रहा था। वो कहाँ तक आ गए थे, मथुरा तक आ गए थे। तो इससे पता चलता है कि देश एक तरीके से लगभग क्या है बिखर सा गया था। होता क्या है, इससे जो है छोटे छोटे प्रांतों की शक्ति धीमे धीमे बढ़ रही है और वो आपस में ही युद्ध करते हैं। तो आपस में युद्ध करने से क्या होता है कि सुंग वंश एक मजबूत राज्य के रूप में उभरता है, ठीक है, जो कि फिर अन्य राज्यों पर क्या करता है, कब्जा करता जाता है। और एक बार फिर से लगभग अखंड, पूरी तरीके से तो नहीं कहेंगे, पर हाँ ये एक अखंड राज्य, अखंड देश बन जाता है। सुंग वंश में जो पुष्यमित्र सुंग हैं और उन्हीं के जो वंशावली में अन्य राजा रहे, उन्होंने यवनों को यह भारत से खदेड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। तो हम लोग बात करते हैं कि देखिए, जब सुंग वंश का अंत होता है, ठीक है, तो फिर कौन सा वंश आता है, क्या होता है, तो उस चीज़ के बारे में आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तो वो चर्चा करने के बारे में भी एक बार हमें देखना पड़ेगा कि ये आज की चर्चा में क्या है, हिंदी यवन राज्य। सुंग वंश एक ऐसा अकेला राज्य था जो कि यवनों से टक्कर लेने में सक्षम था, क्योंकि एक बड़ा राज्य था और काफ़ी शक्तिशाली इनके राजा भी थे। पर बाद में इसकी भी गद्दी कमज़ोर हो गई, यहाँ पे भी अयोग्य शासक बैठे और इसकी भी क्या है शक्ति बिखर गई और राज्य फिर से पुनः बिखर गए उसी तरीके से। कलिंग जो कि आज उड़ीसा वर्तमान में है, यहाँ के राजा थे खारवेल, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इन्हें भी क्या है एक विजेता राजा के रूप में माना जाता है, ठीक है, नाम याद रखिएगा, खारवेल। इन्होंने भी क्या है हिंद जो यवन से आक्रमणकारी आए थे उनको भगाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो पहले जानेंगे हम लोग कौन है ये यवन से जो आक्रमणकारी हैं, या आखिर इनकी पृष्ठभूमि क्या रही है। तो पृष्ठभूमि जानना हमें सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए, जब सेल्यूकस निकेटर ने भारत से वापसी करी है, किसने, सेल्यूकस निकेटर किसके सेनापति थे, सिकंदर के। जब सिकंदर यहाँ से भारत से वापसी करता है, तो जो इसके विजित राज्य थे, मतलब कि जैसे अफगानिस्तान और उससे जुड़े हुए एरिया, तो होता क्या है कि जब धीमे धीमे सेल्यूकस निकेटर के बाद की वंशावलियाँ आती हैं, तो वहाँ विद्रोह मच जाता है। विद्रोह में हो जैसे अलग अलग छोटे छोटे प्रांत यहाँ पर गद्दी कमजोर होने की वजह से टूटते हैं, वैसे उस एरिया में भी, उस रीजन में भी यही चीज़ें घट रही होती हैं। तो इसकी वजह से क्या है, बैक्ट्रिया एक स्थान है, कहाँ पे है, अफगानिस्तान के बल्ख वाले एरिया में, ठीक है। यहाँ पर बैक्ट्रिया स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। कौन, डियोडोटस प्रथम। ये पहले किसके अधिकार क्षेत्र में था बैक्टीरिया, सेल्यूकस निकेटर के। पर जो डियोडोटस हैं
ये यहाँ पे क्या है, विद्रोह घोषित कर दिया और स्वयं को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। तो इससे पता चलता है जैसा भारत के अंदर स्थित थी, सेम वैसी स्थित भारत के बाहर भी थी, जो कि विदेशी आक्रमणकारी ये हैं, ये यहीं से निकले। ये डियोडोटस प्रथम हो गए। इसके अलावा जो पार्थियन हैं, ठीक है, पहलव जिन्हें कहते हैं, वो भी इसी विद्रोह की उपज है, यानी वो भी इन्हीं प्रांतों से ही टूटा है। और जब वो वहां से आए हैं तो वो कहाँ पे सीधी सी बात अटैक करेंगे, जो उसके सबसे नज़दीक है यानी कि भारत। तो उन्होंने भारत में अटैक किया है, भारत पर कब्जा करने की कोशिश की है। तो अब हम बात करेंगे पहला हिंदी यवन आक्रमण जो है, और ये हिंदी यवन राज्य उसकी बात करते हैं। आप लोग इतनी बात समझ गए होंगे कि कैसे मतलब जो है ये राज्यों का ये जो आक्रमणकारी हैं, ये छोटे छोटे राज्य हैं, जैसे बैक्ट्रिया हुआ या पार्थियन वंशावली है, ये आखिर आई कहाँ से। तो उसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि कहाँ से आई है। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि उसका भारत पर क्या असर रहा और किस तरीके से इन्होंने सीधा अटैक किया, या क्या इफेक्ट पड़ा है भारत के वंशों के ऊपर, ठीक है, या भारत की राजनीति के ऊपर। तो देखिए, हम लोग पहले बात करते हैं कि ये कहाँ से चालू होता है, बैक्ट्रिया से। और बैक्ट्रिया कहाँ है, अफगानिस्तान के बल्ख क्षेत्र में, ठीक है। अब किसने स्वतंत्र कराया है, किसने स्वतंत्र राज्य घोषित किया, तो ये जो डियोडोटस प्रथम थे, इन्होंने विद्रोह कर दिया है, सेल्यूकस निकेटर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया है। आगे चल के इन्होंने क्या है, इनके और भी वंशज आए हैं। तो उन्हीं वंशज में से एक डेमेट्रियस, इनका नाम पहले भी पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ, इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। तो डेमेट्रियस जो है 190 ईस्वी में अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध पर अधिकार कर लेते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जब अफगानिस्तान और पंजाब और सिंध पर अधिकार कर लेंगे तो सीधी सी बात है, भारत के अधिकार क्षेत्र में ये सारे आते थे, तो दोनों के बीच क्या है, युद्ध होना अनिवार्य तौर पे हो जाता है। धीरे धीरे ये भारत के और अंदर क्षेत्रों में बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो और इनके बारे में जानते हैं। तो ये जो वंशज हैं, बैक्ट्रियन वंशज, इन्हें ही बाद में क्या कहा गया, हिंदी यवन या हिंदी यूनान या बैक्ट्रियन यूनानी कहलाए हैं इन वंशजों को। और ये जो वंशज हैं, सर्वप्रथम भारत में यूनानी और खरोस्ती लिपि में क्या है, इन्होंने अभिलेख चलाए हैं। तो पहले अभिलेख पे मोस्टली कुछ छपा नहीं होता था, केवल जो है किसी ना किसी राजा की मूर्ति बनी होती थी, मतलब प्रतिलिपि बनी होती थी राजा की आकृति। अब इसमें क्या है, इन्होंने यूनानी और खोस्ती लिपि में अभिलेख भी छपवाए हैं सिक्कों में, ठीक है। अब ये देखिए सिक्का है, ये किसका है, ये किसकी फोटो बनी हुई है, ये है डेमेट्रियस। ये सिर पे देख सकते हैं, ये क्या है आप लोग बताइए, ये एक हाथी की सूंड आपको दिख रही होगी और हाथी का सींग दिख रहा होगा। तो इन्होंने मोहर पे कैसे बनवाया है, अपना सिर पे मुकुट है हाथी के सिर का, वो लगे हुए, ठीक। तो ये ऐसी, अच्छा इसका रीज़न क्या होता होगा, ये अपनी शक्ति को दिखाने के लिए ऐसी मोहर बनवाते थे, ताकि प्रचलन में पता चले कि हाथी का सिर पहनते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, हाथी का सिर कैसे पहन सकते हैं। उसके अलावा देखते हैं जो इन्हीं के अगले वंशज होते हैं डिमेट्रियस के बाद, यूक्रेटाइडस, वो राजधानी बनाते हैं तक्षशिला को। किसको राजधानी बनाते हैं, तक्षशिला को। तो ये भी एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो इस वंशावली की बात करते हैं, तो मिनांडर। तो मिनांडर ने कहाँ पे अपनी राजधानी बनाया है, साकल या सियालकोट। सियालकोट कहाँ है, ये आप लोग अभी मैप में देख के बताइएगा, ठीक है। अभी स्लाइड में आगे मैप होगा, उसमें आप लोग खुद चेक करिएगा। बात करते हैं मिनांडर की, तो जो मिलिंद पन्हो है, ये एक पुस्तक है मिलिंद पन्हो, काफ़ी फेमस पुस्तक है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, एज इट इज क्वेश्चन आता है, इस लाइन को आप लोग रट लीजिएगा। इसमें क्या है, मिनांडर और नागासेन का वार्तालाप। तो मिनांडर कौन है, ये डिमेट्रियस की वंशावली के एक राजा हैं। और नागासेन कौन है, ये एक बौद्ध भिक्षु हैं, ठीक है, बौद्ध भिक्षु। तो इन दोनों के बीच वार्तालाप होता है, तो जिससे ये, इस पुस्तक से हमें ये पता चलता है कि जो मिनांडर है एक महान दार्शनिक भी हैं। राजा होने के साथ साथ मिनांडर कौन है, एक महान दार्शनिक भी हैं। बात होती है कि जब दोनों के बीच क्या है, दर्शन शास्त्र पर युद्ध हो रहा होता है, युद्ध का मतलब वार्तालाप के तौर पर, कोई तलवारें नहीं चल रही होती हैं। तो दोनों के बीच दार्शनिक तौर पर क्या है, संवाद हो रहे होते हैं, जिसमें कि नागासेन एक तरीके से विजयी होते हैं और मिनांडर जो है इनसे शिक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और इनसे बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करते हैं। और हमें ये जो यूनानी शासक हैं, इन्होंने क्या दिया, एक हेलेनिस्टिक आर्ट होती है। ये जब आप लोग बीएफए या एमएफए का कोर्स करते हैं तो उसमें कई आर्ट्स के टाइप बताए जाते हैं, तो उसी में से एक है हेलेनिस्टिक आर्ट। ये यूनानी शासकों की देन थी। वर्तमान में जो हम लोग गांधार कला की बात करते हैं, तो गांधार कला शैली इसी हेलेनिस्टिक आर्ट का पार्ट है, ठीक है।
गांधार कला शैली किसका पार्ट है? हेलेनिस्टिक आर्ट का पार्ट है। ये क्वेश्चन भी आता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। तो ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को आप लोग क्या है, टिक कर लीजिएगा, ज़रूर पढ़ना ही पढ़ना है। चलते हैं हम लोग आगे शकों के ऊपर। हालांकि इसमें इतना ही है और कुछ खास नहीं है। मेन चीज़ मिनांडर के ऊपर पूछा आता है, और ये गांधार कला शैली किससे रिलेटेड है? तो ये हेलेनिस्टिक से है। और किन से नागासेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं शक। तो ये शक कौन थे, कहाँ से हमें इनकी जानकारी मिलती है, इन सब के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो देखिए, सियन हांसू और हाउ हांसू ये चीनी ग्रंथ हैं। ठीक है, नाम से जैसा पता चल रहा होगा, चिंग चांग चू टाइप से आवाज़ आ रही है, तो ये चीनी ग्रंथ हैं। इससे क्या है, यूची जो कि एक चीनी जनजाति है, होड़ ये भी चीनी जनजाति है, और पार्थियन इनके आपस में क्या है, शकों के साथ संघर्ष के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये वहाँ पे चार जनजातियां थी जिनके आपस में संघर्ष हो रहे थे। अब होता क्या है, चूंकि इस संघर्ष की वजह से ये लोग भाग के कहाँ आते हैं, भारत। ठीक है, इनको कह सकते हैं एक शरणार्थी के रूप में आए या आक्रमणकारी के रूप में, आप जैसा भी समझ सकते हैं इसको। ठीक है, जब वहाँ जगह नहीं मिली, इनके लिए अनुकूल जगह नहीं मिली चाइना में, तो ये लोग कहाँ आते हैं, भारत, और भारत में आक्रमण करते हैं। तो भारत में कौन कौन ग्रंथ है जिनसे जानकारी मिलती है? तो देखिए, कात्यायन की जो स्मृति है उससे, मनुस्मृति से, महाभाष्य से, पुराण से, गार्गी संहिता। गार्गी संहिता किसने लिखी है? कात्यायन ऋषि ने ही लिखी है। देवी चंद्रगुप्तम या ये विशाख दत्त ने लिखी है। इसके अलावा हर्षचरित जो कि बाण भट्ट ने लिखी हुई है। काव्य मीमांसा राजशेखर, कालकाचार्य, कथानक आदि में भी शकों का उल्लेख मिलता है। तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई कि किस किस से मिलता है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर एक बार इसको याद कर लीजिएगा कौन कौन सी जो ग्रंथ हैं उनसे हमें जानकारी मिली है। अब हम लोग बात करते हैं शकों के राज्य को क्या कहा गया है, शक द्वीप अथवा शक स्थान। तो ये कौन सा है, जहां पे सिंध में इन्होंने कब्जा किया था अपना, सिंध प्रांत में, उसको क्या संज्ञा दी गई, शक द्वीप या शक स्थान की। और यूनानी लैंग्वेज में इसे क्या नाम दिया गया है, इंडो साइथिया। यूनानी लैंग्वेज में इंडो साइथिया। इज इट क्लियर? अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। एक चीज़ और बता दें यवन से रिलेटेड, तो जो हेलेनिस्टिक आर्ट के अलावा इन्होंने और क्या दिया, थिएटर में आप लोग देखते होंगे कि एक पर्दा गिरता है। थिएटर की स्टार्टिंग होती है किससे, पर्दा उठने से, और एंडिंग कैसे होती है, पर्दा गिरने से। तो जो पर्दा है, कर्टेन, ये कहाँ की देन है, ये यही यवन की देन है। ठीक है, कहाँ की, यवन की देन है। इसलिए पर्दे के लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाता था, यवनिका। पर्दे के लिए क्या शब्द यूज़ किया गया, यवनिका। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, पर्दे के लिए यवनिका शब्द प्रयोग किया जाता है। इसे नीचे लिखे देते हैं, ये एग्जाम में आ चुका है तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शब्द का प्रयोग होता है, तो आप लोग अपने आप लिख लीजिएगा। तो अब हम लोग कहाँ पे थे कि शकों के बारे में पढ़ रहे थे। तो शक कहाँ से आए हैं, बोलन दर्रे से भारत आए। तो बोलन दर्रा कहाँ है, अफगानिस्तान। ठीक है, कहाँ पे है, अफगानिस्तान। अब ये लोग आए कहाँ से थे, मध्य एशिया की घुमक्कड़ जाति हैं। मध्य एशिया मतलब आप लोग कह सकते हैं ईरान। ठीक है, ईरान से आए थे। ईरान से होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए कहाँ पहुँचे हैं, भारत। तो ये लोग काहे की खोज में आए थे, चारागाह की खोज में। ठीक है, आए थे चारागाह की खोज में, यहाँ राज्य जीतने लगे। बताइए कितना आराम से चारा खोज रहे थे गायों के लिए, और यहाँ लड़के राजा बन गए। तो देखिए, जब ये तक यहाँ आए तो 5 शाखाओं में विभाजित हो गए। पहला अफगानिस्तान, दूसरा पंजाब, तीसरा मथुरा, चौथा पश्चिमी भारत, और पांचवा उत्तरी दक्कन। ठीक है, तो जो पश्चिमी भारत में जो ये बसे हैं शक, इनकी थोड़ी सी ज़्यादा चर्चा हम लोग करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा मजबूत स्थिति में थे बजाय अन्य किसी के। ठीक है, तो देखिए, अफगानिस्तान में जो है उनकी राजधानी क्या है, काबुल। और पंजाब वालों की क्या है राजधानी, तक्षशिला। इज इट क्लियर? बाकी जो शक यहाँ भारत आए, उन्होंने स्वयं के लिए क्या उपाधि धारण की, क्षत्रप या महाक्षत्रप। ठीक है, जो कि ये बताता है कि उस समय भी क्षत्रप वर्ड का यूज प्रचलन में काफी था। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो शकों के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा कौन रहे, रुद्रादमन प्रथम। तो ये नाम याद कर लीजिएगा, क्यों, क्योंकि इनसे एक क्वेश्चन जुड़ा हुआ आता है, और उस क्वेश्चन कौन सा है, ये अगला वाला 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्या है, रुद्रादमन ने सुदर्शन झील,
का जीर्णोद्धार कराया? तो सुदर्शन झील का मैंने कहा था कि 2-3 बार क्वेश्चन आता है। तो पहला क्वेश्चन था कि बनवाया किसने था, तो किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, उनके गवर्नर के द्वारा। गवर्नर का नाम क्या था? पुष्य भूति। पुष्य भूति, आप लोगों को याद होगा शायद, अगर नहीं याद है तो एक बार रिवाइंड कर लीजिए। अब चूंकि इतने साल तक बनी रहेगी क्या, तो उसका जीर्णोद्धार का काम किसने कराया है? रुद्रादमन ने। और देखिए लिखा है, इस झील का निर्माण कब हुआ है? मौर्य काल में। रुद्रादमन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था, ठीक है। तो इन्होंने क्या है, दूसरा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बनता है, जूनागढ़ अभिलेख। तो ये किसने बनवाया है? रुद्रादमन ने। और जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है, ठीक है। तो 2 पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एशियंट हिस्ट्री से आते हैं, वो ये दोनों ही हैं। इसके अलावा इनको शकों को हराने का श्रेय किसको जाता है? उज्जैन में राजा हैं, उन्होंने हराया है किसको? शकों को। और उसके बाद किसकी धारण कर ली उपाधि? विक्रमादित्य की, ठीक है। किसकी? विक्रमादित्य की। और उसके बाद उन्होंने क्या है, हराने के बाद शक संवत चालू किया है। कौन सा? शक संवत। इस यादगार में कि शक संवत को, शकों को यहाँ से खदेड़ दिया। 58 ईस्वी याद होगा। शक संवत की शुरुआत कब से हुई है? 58 ईसा पूर्व से। इज इट क्लियर? अब देखिए बात करते हैं, शक वंश का अंतिम शासक कौन था? रुद्र सिंह तृतीय। इन्हें किसने पराजित किया है? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। देखिए विक्रमादित्य क्या है, जब जो यहाँ उज्जैन के राजा थे, उज्जैन के शासक थे, उन्होंने जब राज्य को विजित किया तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और उसके बाद लगभग 14 राजाओं ने इस उपाधि को धारण किया है, विक्रमादित्य को। तो ये एक तरीके से कॉमन उपाधि हो गई थी, जो भी चाहता था अपने आप को बलशाली दिखाना, शक्तिशाली दिखाना, वो इस क्या है, उपाधि को धारण करता था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, और इन्होंने क्या है, पश्चिमी क्षत्रपों को हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया है। चलिए हम लोग चलते हैं इसके बाद अगली स्लाइड पर। अब हम बात करते हैं पार्थियन की। तो देखिए शक शासकों का तो अंत हो गया है, ठीक है। शक शासकों का अंत होने के बाद कौन आता है? ये रुद्र सिंह तृतीय है, इनका अंत किया गया है। इसमें देखिए ये क्वेश्चन दोनों याद रखिएगा, रुद्र दमन से रिलेटेड है, ये जरूर आते हैं एग्जाम में। और अब इसके बाद पार्थियन आते हैं। तो जो यूनानी शासक हैं, एंटियोकस द्वितीय। तो एंटियोकस द्वितीय के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? आर्सेकीज ने। तो ये भी उसी समय वहां पे विद्रोह करके फिर भारत की तरफ आए हैं। तो पार्थियन मूल रूप से कहाँ थे? ईरानी थे। पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? मित्रेडेट्स प्रथम, ठीक है। यह हालांकि पार्थियन से संस्थापक वगैरह पूछते नहीं, पर आप लोगों को याद कर लेना है कि अगर अच्छा एग्जाम होगा तो जरूर पूछ सकते हैं। बाकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी जब से आ गया तो आप लोगों को ये चीज़ें याद रखनी जरूरी है कि क्या एग्जाम में पूछ लें। अभी कोई सिलेबस इन्होंने चैप्टर बता दिए हैं, सिलेबस तो आपको पूरा कवर ही करना है। इनके अंतिम कौन है और सर्वाधिक शक्तिशाली है? गोंडो फर्नीज, ठीक है, 20 से 41 ईसा पूर्व रहे हैं। और पार्थियन की राजधानी क्या है? तक्षशिला। पार्थियन किस धर्म को मानने वाले थे? बौद्ध धर्म को। और जो कलिंग नरेश खारवेल हैं वो किस धर्म को मानने वाले थे? जैन धर्म को, ठीक है। खारवेल किस धर्म को मानने वाले थे? जैन धर्म को। इज इट क्लियर? देखिए इस चीज को हमने क्लियर किया था आपको। देखिए ये आपको बताना भूल गए थे, महामेघवाहन वंश के बारे में, ये पहले वाली स्लाइड छूट गई थी। तो देखिए महामेघवाहन वंश इनसे पहले आया, किससे? हिंदी यवन राज्य से पहले। तो इसके बारे में जानकारी जो है महामेघवाहन वंश के बारे में, पहली चीज मैं बताऊंगा इसमें पूछा गया जाता है, फिर मैं बताऊंगा कि इसके बारे में जानकारी कैसे और क्या मिलती है। मेन आपको याद रखना है कि इसका मुख्य राजा कौन था? कलिंग नरेश खारवेल, ठीक है। किस धर्म के पोषक थे? और इनके लिए क्या प्रयुक्त किया गया है रानी के अभिलेख में? चक्रवर्ती। ये 3 पॉइंट इससे पूछे जाते हैं। पर अगर हम इसकी थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं महामेघवान वंश की, तो हाथी गंफा का जो अभिलेख है कलिंग में, उससे हमें इस राजवंश की जानकारी मिलती है। चूंकि अभी हमें संपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाई है। इसका स्थापना जो महामेघवाहन वंश जो है किसके नाम पे पड़ा है? महामेघवाहन के नाम पे पड़ा है। अब महामेघवाहन के बाद सीधे हमें जानकारी मिलती है कलिंग नरेश खारवेल की। तो इनके बीच की जानकारी हम लोगों को नहीं मिल पा रही है, ये थोड़ी सी अधूरी जानकारी है। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे नहीं मिली, वो इतिहास में अभी ठीक तरीके से जानकारी नहीं मिली है। बाकी ये जो चेती या चेदी वंश है, इसकी जानकारी हमें महाजनपद से भी मिलती है। महाजनपद में इसका उल्लेख होता है। उस समय ये कहाँ से संबंधित है? बुंदेलखंड में। चेदी वंश कहाँ पे उस समय है? बुंदेलखंड से। तो ऐसा माना जाता है जो ये
वंश है चेती या चेदी वंश, ये इन्हीं के वंशजों की वृद्धि के मतलब क्रमिक रूप में आया है। यानी कि पहले रहा होगा बुंदेलखंड में, ठीक है, समझिएगा बात को, पहले बुंदेलखंड में चेती वंश रहा होगा, जो कि किस टाइम पे है, महाजनपद के टाइम पे। ये आर्यों की सबसे पुरानी संस्था भी थी, ठीक है, पुराने आर्यों की एक प्राचीन जाति। और यही क्या है, बाद में क्या है, महामेघवाहन वंश या चेती वंश कलिंग में बस गए होंगे, ऐसा माना जाता है, ठीक है। ये यहाँ से बुंदेलखंड से निकल के कहाँ, कलिंग में आ गए होंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब खारवेल ने किसको हराया है, तो ये गौतमी पुत्र सतकर्णी को हराया, ये पिछले स्लाइड में मैं बता चुका हूँ। चेदी महाजनपद की राजधानी, तो देखिए जो पहले वाला चेदी था महाजनपद में जिसके बारे में जानकारी मिलती है, तो वो कहाँ, सोथवती। और सोथवती को महाभारत में क्या कहा गया, सुक्तिमती। इज इट क्लियर। बाकी अभी मैंने बता दिया खारवेल जैन धर्म का पोषक थे, तो आपको 2 पॉइंट इसमें जरूर याद रखने हैं। खारवेल कलिंग नरेश हैं, सतकर्णी गौतमीपुत्र को हराया, गौतमीपुत्र सतकर्णी को हराया, और जैन धर्म के पोषक हैं। और रानी के अभिलेख में चक्रवर्तिन शब्द इनके लिए यूज हुआ है। इज इट क्लियर। अब हम लोग चलते हैं आगे जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे, तो बात करते हैं पार्थियन की। तो पार्थियन भी हमने बता दिया, इनकी राजधानी तक्षशिला थी, बौद्ध धर्मावलंबी थे। पहले कौन थे संस्थापक, मिथ्रेडेट्स, और उसके बाद गोंडो फर्नीज। और इनका नेतृत्व पहलवों की ओर से किसने किया है, जब विरुद्ध विद्रोह हुआ है तो आरसे कीज ने किया है। और ये लोग कहाँ से आए थे, मूल रूप से ईरानी थे। तो इस चीज़ को पूरा एक बार पढ़ लीजिएगा। मेन वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके कौन से हैं, संस्थापक एक बार पढ़ लीजिएगा, अंतिम राजा, और कौन से धर्म के थे, और राजधानी। ये 4 पॉइंट इससे आप लोग जरूर याद रखिएगा। आते हैं हम लोग के नेक्स्ट स्लाइड, जो कि यहीं पर एंड होती है। तो अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे, यानी अगली क्लास में हम लोग देखेंगे, आज की क्लास छोटी रखते हैं क्योंकि अगला टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है और समझाने वाला भी है, कुषाण वंश। और उसके बाद हम लोग देखेंगे गुप्त वंश। तो धीमे धीमे जो है एशियंट आपका कवर होता जा रहा है। इसके बाद थोड़ा सा इस सिलेबस एशियंट में बचेगा, फिर मिडवल पे जाएंगे। तो कुषाण वंश अपने में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे 2-3 क्वेश्चन आते हैं हर साल। गुप्त वंश भी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या करेंगे, कुषाण वंश को पढ़ेंगे। इसके अलावा अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है मौर्योत्तर काल के बारे में, कल की क्लास में उसकी क्विज को कवर किया जाएगा। तो आप लोग ने अगर अभी पिछली क्लास को नहीं देखा है और इस क्लास को नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखिए और क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए, क्योंकि कल की क्लास आपको क्विज में देना पड़ेगा, ठीक है। और कुषाण वंश के बारे में भी हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक लास्ट क्लासेस नहीं देखी हैं और ऊपर से अभी बॉक्स में 2 क्लासेस बन के आ रही होंगी, ठीक है, लेक्चर, तो आप लोग उनको भी देख लीजिएगा प्लीज़। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को शेयर करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, कमेंट भी करिए, जो क्वेश्चन पूछे उनका कमेंट में आंसर जरूर दिया करिए, इससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्लास।